हाय छात्रों, नमस्कार। एक बार स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जुगनू राज पे। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने जा रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो के साथ लगातार अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे माध्य का, साथ ही साथ बात करेंगे माध्यिका का। और मेरा इसी के साथ टॉपिक रहेगा बहुलक। बहुलक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं और ये तीनों के तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहे जाते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले बात करें हम माध्य, दूसरी बात करें हम माध्यिका का, और तीसरा बात करेंगे बहुलक का। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पे बन जाता है। यदि फर्स्ट प्रश्न को हम अगर जो देखें कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन हैं, तो मेरा पहला प्रश्न निकल कर क्या आता है। अगर जो इसका जवाब देखें तो आप इसको लिख सकते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन माप है। सबसे पहला आपका आ जाएगा माध्य, दूसरा आपका आएगा माध्यक, और साथ ही साथ तीसरा जो है ना, और कह सकते हैं बहुलक। बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन माप है। तो खैर ये तो पहला प्रश्न निकल करके आया, जिससे हम रिलेटेड कई एक तरह का प्रश्न को देखेंगे। ओनली फॉर हमें ये बात याद रखना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन है। तो सबसे पहला माप आपका माध्य हो जाएगा, दूसरा माध्यक होगा और तीसरा बहुलक होगा। और इससे रिलेटेड हम कई एक तरह से प्रश्नों को करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्लास की स्टार्ट करें, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखें। उससे पहले कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करने के लिए कुछ जो है आपका कॉन्सेप्ट चाहिए, उस कॉन्सेप्ट की चर्चा हम पहले ही कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यदि माध्य की बात किया जाए तो माध्य के लिए एक फार्मूला होता है साधारण सा, जो फार्मूला है आपका प्रेक्षणों की कुल योग और बटे में होता है प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षण जिसे हम आंकड़ा भी कह सकते हैं, आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या, या फिर यदि कहें तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। चलिए, तो ये आपका सिंपल सा फार्मूला है। ऐसे माध्य के लिए कई देखो फार्मूले होते हैं, और भी लिख सकते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई में आपका आ जाएगा सिग्मा एफ, है ना, जहाँ पे सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, एफ आपका यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी हो जा रहा है, बारंबारता हो जा रहा है, और एक्स यानी कि चरमान, या फिर हम इसको जो है ना वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। खैर चलिए, तो ये आपका जो है इस बात को याद रखना। चलिए हम सेकेंड टाइम में बातचीत करेंगे माध्यक के लिए, है ना। ये माध्यक के लिए क्या फार्मूला होता है। माध्यक की बात किया जाए तो हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी कुछ फार्मूले होते हैं, जिसमें सबसे पहला फार्मूला आपका दो फार्मूले निकल करके आते हैं, है ना। यहाँ पे सबसे पहला आपका n जब रहे विषम संख्या, n जब विषम संख्या रहेगा तो इसके लिए माध्यक के लिए फार्मूला होगा, माध्यक के लिए होगा n प्लस 1 बाई में टूवां पद। बट यदि सम संख्या हो तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है माध्यक के लिए आपका फार्मूला आता है हाफ इंटू में n बाई 2 वहाँ पद, ठीक है, प्लस में n बाई 2 प्लस में 1 वहाँ पद, ठीक है। तो ये बात को याद रखना माध्यक के लिए। हम ये बात को भी समझेंगे कि आखिर ये n क्या है, n कहते किसको है, यानी कि n जो है ना, नंबर ऑफ आपका जो है ना कह सकते हैं प्रेक्षण, यानी प्रेक्षणों की जो संख्या होता है उसको हम n से सूचित करते हैं। तो n की काउंटिंग में यदि जब कभी विषम आएगा तो उसके में माध्यक के लिए फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2 पद। और साथ ही साथ जब n का वैल्यू आपका सम संख्या आ जाता है तो माध्यक के लिए समथिंग कुछ इस तरीके से फार्मूला होता है,
ठीक है ना। जिसके लिए सबसे माध्यमिक में सबसे पहले जरूरी होता है डाटा अरेंजमेंट करना। डाटा जो होता है ना आपका किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके रख सकते हैं, या वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो हम इस फॉर्मूले को लगा करके मैथ को हल कर सकते हैं। खैर चलिए हम सेकेंड पार्ट की कर लेते हैं, बहुलक। बहुलक की बात करेंगे, बहुलक जिसको हम यहाँ पे कहते हैं मोड, ठीक है ना। मोड की बात करें तो बहुलक होता क्या है। बहुलक की बात करें तो बहुलक जो होता है ना अधिकतम बारंबारता वाला चरमान होता है। अधिकतम बारंबारता वाला चरमान, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि जिससे, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुलक कहेंगे कि इसको समथिंग, बहुलक का चयन जो करते हैं ना उस चरमान का चयन करते हैं जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक होता है। यानी जो डाटा दिया रहेगा, जो आंकड़ा दिया रहेगा, उसमें जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा, जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वही उस प्रेक्षण का, उस आंकड़े का क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातों को आप समझ रखे हैं। बाकी बाद हम इसके क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, एक एक करके सभी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको हम डन करेंगे। चलिए, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा जा चुका है। पूछा था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं, कौन कौन है। तो यहाँ पर लिखे हैं माध्य लिखे हैं, माध्यक लिखे हैं और साथ ही साथ बहुलक लिखे हैं। एक प्रश्न सेकेंड में फिर से बन जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या है। इस स्थिति में केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे उपयुक्त माप जो होता है ना आपका यहां से आ जाता है, यहां से आ जाता है क्या, माध्य हो जाता है। ठीक है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे उपयुक्त माप जो होता है क्या हो जाता है, माध्य हो जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर इसमें जो है काफी बार एग्जाम में पूछ रखा है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका जो है ना आंसर हो जाएगा क्या, इसको त्वरण कहा जाता है। त्वरण, जिसे याद रखने की आवश्यकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें समथिंग किसी प्रकार से हमें हल करने की आवश्यकता नहीं, चूंकि मौखिक प्रश्न है, इसे हम याद रखेंगे तो जब कभी भी आपका एग्जाम में आएगा तो हम इसको आसानी से टिक आउट कर सकते हैं। क्या प्रश्न था, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन है। चूंकि इससे रिलेटेड कई को प्रश्न आएगा जिसके विषय में हम जस्ट अभी चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये बात याद रखना, केंद्रीय प्रवृत्ति के बस 3 ही माप है, शेष आपका जो है ना आपका इसी से रिलेटेड प्रश्न बने। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या होगा, तो माध्य होगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा तीसरा था, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं, या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो त्वरण कहते हैं। चलिए और भी फॉर्मूला है यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए अगर जो 5वें क्वेश्चन की बात करें ना, माध्यक तथा बहुलक के बीच क्या संबंध है ना, माध्यक तथा बहुलक के बीच क्या संबंध है। इसका भी हम आंसर लिख देते हैं, इससे भी रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चंस भी रहता, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को इसी पे दे देता है तो हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए माध्यक के बीच जो है संबंध की बात किया जाए तो यहाँ पर बनता है 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस में 2 गुणे माध्य, माइनस में 2 गुणे माध्य बराबर हो जाता है बहुलक, बहुलक। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि माध्यक का 3 गुणा और माध्य का 2 गुणा का अंतर जो है ना क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। प्रश्न रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव में कि माध्यक का 3 गुणा और माध्य के 2 गुणा के अंतर को कहते हैं। ऑप्शन में आपका समथिंग कई एको तरह के ऑप्शन रहेंगे, बट उसमें मेरा करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा ना वो क्या हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन है जिसके विषय में हम बातचीत करते हैं। यदि 5वां क्वेश्चन की बात किया जाए, देखिए जस्ट इसी से हम कुछ क्वेश्चन को भी लेकर के आए आपके लिए, जिस क्वेश्चन की बातचीत करने जा रहे हैं। देखिए आपका एक प्रश्न है जिसको हम डिटेल से पूरा तो ना लिख पाएंगे, बट इससे रिलेटेड हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लेते हैं।
आपका कह दिया है किसी सारणी का जो है ना माध्य, किसी सारणी का माध्य दे दिया आपका यहाँ पे 27, ठीक है। और फिर इसके माध्यिका, माध्यिका या माध्यक सेम टर्म है। माध्यिका की बात किया तो माध्यिका दे दिया आपका 33। तो बोल रहा है इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक की बात किया जा रहा है, बहुलक, बहुलक क्या है। तो यहाँ पे आपको लिए बहुलक के लिए फॉर्मूला हम लिखे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले को पुट करेंगे। देखिए बहुलक के लिए फॉर्मूला आपका बताया गया माध्यक का 3 गुणा, यानी कि आप देख सकते हैं माध्यक या माध्यिका सेम चीज है। तो 3 गुणे 33 आएगा, माइनस में माध्य का क्या गुणा, 2 गुणा। तो 2 गुणे में क्या आएगा माध्य, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ से 27। देखिए यहाँ से अगर जो गुणा कीजिएगा तो 33 या 99, 27 दूनी कितना आएगा 54, यानी कि आप यहाँ से घटाइएगा तो यहाँ से आपका जो है ना बचेगा कितना, तो यहाँ 5 बच जाएगा और यहाँ 5 से तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा ना कितना आ जाएगा, 45 आएगा। जो आपका क्वेश्चन में है ना 45 आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ से आंसर टिक आउट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने की आवश्यकता है। मैथ देखिए रटने की चीज नहीं, जितना ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हल कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। खैर ज्यादा कुछ बात नहीं, हम क्वेश्चंस पे बातचीत करेंगे। चलिए तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकेंड वाले क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। कहता है यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा। देखिए हम यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस को हल कर दे रहे हैं। तो आप जैसा कि आप जानते हैं ये क्वेश्चंस नंबर सेकेंड की बातचीत कर रहे हैं, या सेकेंड समथिंग फोर्थ या फिफ्थ तक किए थे हम, 6 के यानी कि फिफ्थ से ही चलते हैं समथिंग। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस को कर रखे थे। तो यहाँ पे इसके माध्य की बात करें तो हम अभी माध्य के लिए फॉर्मूला देखे थे, प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। फॉर्मूले को पुट नहीं करना, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जितना शॉर्ट में हम रिजल्ट को प्राप्त करें। तो हम ऐसा करेंगे 6 + 8 + में 9 + में कितना आएगा, x + में 13 और y में टोटल कितने हैं, तो 3 और 2 5 है, 5 और इक्वल टू में कितना माध्य कितना दे रखा 10, यानी कि हल कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा ना। देखिए 8 और 6 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23 और 3 26 और 10 26 हो जाएगा। 36 प्लस में कितना होगा 1 होगा, ठीक है। y में 5 आएगा, क्रॉस गुणा कीजिएगा 36 प्लस में x बराबर में आपका 10 बचे 50 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू प्राप्त कीजिएगा तो 50 - 36 यानी x बराबर आपका यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 14 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से जो है ना ऑप्शन नंबर बी में, जिसको आप टिक आउट कर सकते हैं। यही क्या हुआ आंसर। चलिए हम सेकेंड टाइम में फिर से इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या रखा है 15, 6, 16, फिर से आपका यहाँ दिया हुआ 8, में 22 है, कॉमा में फिर से आपका कितना 21, 9, 18, 25, ठीक है ना 18, 25। इसका क्या पूछा जा रहा है, इसका पूछा जा रहा है माध्यिका की माध्यिका, ठीक है। क्या है माध्यिका, क्या है। जस्ट हम अभी आपको बताए थे, यदि इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है आंकड़े को क्या करना, आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है ना। सजाने पर यदि सजाते हैं तो देख सकते हैं सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपका जो है 6 से ठीक बड़ा 8 है ना। 6 से ठीक बड़ा 8 है, 8 के बाद आपका 9 आएगा, 9 के बाद आप देखिएगा ना तो यहाँ से इससे ठीक बड़ा 15 है, 15 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद आपका आ जाएगा यहाँ से 21 आएगा, 21 के बाद 22 और इसके बाद आपका आएगा समथिंग रॉन्ग हो रहा है। देखिए 16 के बाद आपका यहाँ से 18 आएगा, 18 से ठीक बड़ा है 21, ठीक है। 21 से 22 और 22 से 25। अब यदि इसके माध्य की बात किया जाए या माध्यिका की बात किया जाए तो जस्ट हम अभी फार्मूला बताए थे, कौन कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n = 9 आएगा, जो कैसी संख्या, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। अब यहाँ से देखिए माध्य के लिए या माध्यिका के लिए फॉर्मूला की बात किया जाए, माध्यिका बराबर फार्मूला था n + 1/2 वहां पर,
है ना। तो n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू आपका यहाँ से दे रखा है 9, तो 9 प्लस में कितना आएगा 1/2 वहां पद, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना 9 और 1 10/2 आएगा वहां पद। यदि ऐसा करें तो यहाँ से देख सकते हैं 9 यानी 5 2 10 यानी 5 यानी 5वां पद, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो आपका 5वां पद इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ये आपका 60 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। बट यदि हम इतना डिटेल से करेंगे, एक क्वेश्चन से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इतना डिटेल से करेंगे तो मेरा समय काफी वेस्ट हो जाएगा। हम इसको बहुत ही शॉर्ट में कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए यदि 9 है तो 9 + 1 डायरेक्ट लिखेंगे 10/2 यानी कैंसिल हो गया 5, या जो 5 आया उसको काउंट करेंगे इधर से या इधर से, 1 2 3 4 5 यानी 16 आ गया, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से ना हम डायरेक्ट आंसर को टिक आउट कर सकते हैं। हम तो आपको समझने के लिए आपको इस तरीके से डिटेल से हल करके बता रहे हैं, बट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ना बहुत ही इजीली वे में आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, यदि 7 रहता तो यहाँ पे 7 + 1 डायरेक्ट लेते हैं 8/2। हमें इतना डिटेल नहीं करना ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि मेरा पर्पस है समय को भी बचाना और साथ ही साथ जो है कम समय में क्वेश्चंस को करना। तो यहाँ 4 आएगा, 4वां पर डायरेक्ट काउंट करके करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। जस्ट हम विषम से रिलेटेड भी बातचीत कर लेंगे, ये तो विषम से था, हम सम से भी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अरेंज करते हैं, या फिर चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके आगे। देखिए आपका यहाँ पे प्रश्न जो है ना फिर से पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर, यदि हम बात करें 6 के बाद आपका आता है 7, ठीक है। 7 में कह रखा है 23 है, आपका 15 है, 25 है, फिर से आपका क्या है 40 है, फिर से आपका प्रश्न है 27 है, 25 है, फिर से आपका क्या है 22 है, 25 है, और फिर से आपका क्या है 20 का बहुलक, ठीक है ना, होगा। जस्ट हम अभी आपको बता रखे थे कि बहुलक वो होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक आएगा, या किसी भी फ्रैक्शन में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है, उसके वैल्यू से मतलब नहीं है, उसकी नंबरिंग से मतलब कितनी बार आया सो। तो देखिएगा 25 25 25 कितनी बार आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बार 3 टाइम्स आया। बट अदर नंबर की बात करें तो वो आपका इसके सापेक्ष में, इसके तुलना में कम बार आए हैं। तो इस तरीके से यहाँ से मेरा डायरेक्ट बहुलक जो है ना, बहुलक जो है कितना हो गया, बहुलक हो गया 25। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको टिक आउट कर सकते हैं। इसका अगर जो 25 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसकी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, देखिए हम कुछ बात और करेंगे, इसको इरेज करते हैं। और जो है ना देखिए बोल रखा है एक आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 8 में 12 है, यहाँ पे आपका 25 है, फिर से 15 है, आपका 18 है, 17 है, 20 है, 6 है, 11 है, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो है ना 30 है, फिर से 20 है, फिर से आपका 32 है, और इसका पूछा जा रहा परिसर, परिसर होगा क्या, तो परिसर की बातचीत कर रहा। देखिए परिसर क्या होता है या परिसर कहते हैं किसको, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि परिसर जो होता है ना, किसी भी आंकड़े के उच्च मान और निम्न मान के अंतर को ही क्या कहा जाता है, परिसर। यानी महत्तम मान और निम्नतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम हल करें। देखिएगा उच्च मान की बात करें, उच्च मान बराबर सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो 32 है, ठीक है ना। और निम्न मान की बात करें, सबसे छोटा मान कौन है, तो सबसे छोटा आपका यहाँ पे 6 है। तो यहाँ परिसर बराबर हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, परिसर बराबर फॉर्मूला उच्च मान माइनस निम्न। तो 32 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 26। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर सकते हैं। देखिए छोटी छोटी बातों को जिसे आप इग्नोर कीजिएगा ना, उसको उसी टाइप के क्वेश्चन से यदि आ जाता तो आप प्रयास रखिए छोटी छोटी चीजों को इग्नोर ना करें, अर्थात उसे भी आप समझते चले, लेते चले, ताकि आपका जो है क्वेश्चन जब आए तो हम उसे आसानी से हल कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बातचीत कर लेते हैं। देखिए आपका फिर से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप जिसे सिंपल समझ रहे हैं वही आपको से छूट जाएगा। वर्ग अंतराल की बात कर रहा है। तो वर्ग अंतराल यदि देखें ना, तो यहाँ पे 130 टू यहाँ पे आपका 150 का वर्ग चिन्ह की बातचीत की जा रही है।
वर्ग चिन्ह देखिए फिर से हम आपको बताना चाहेंगे वर्ग चिन्ह कहते किसको है, यानी कि किसी भी वर्ग अंतराल का जो मिड वैल्यू ना मिड वैल्यू होता है यानी मध्य मान जो होता है उसी को हम वर्ग चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। और वर्ग चिन्ह के लिए एक फार्मूला होता है सिंपल सा, देखिए हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहे हैं यू, यानी कि आप लिख सकते हैं एल प्लस यू अपॉन में कितना 2l, यानी कि लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बाय में 2, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। तो देखिए आपका हो गया निम्न सीमा, क्या कहलाएगा ये, यदि इसको देखते हैं तो आपका बनता है निम्न सीमा, ठीक है ना। और निम्न सीमा 130 है, और यदि उच्च सीमा की बात करें, उच्च सीमा, तो उच्च सीमा आपका 150 है। तो हमने आपको क्या बताया, वर्ग चिन्ह की बात किया, वर्ग चिन्ह बराबर देखिए हम शॉर्ट में फिर से बताना चाहेंगे, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला एल प्लस यू बाय 2 यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। तो हम लिख रहे हैं 130 प्लस में 150 और बाय में कितना आएगा 2, जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 270 आएगा, जिसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 100 समथिंग आपका जो ना 270 नहीं 280 आएगा, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 140, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में। इसको हम इस प्रकार से टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ग चिन्ह के ये कुछ तरह की बातें हमने किया। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका यहाँ पे बात किया माध्यक निकालने के लिए, माध्य से रिलेटेड प्रश्न था आपका ये जो है ना बहुलक से था, परिसर की बात किया, वर्ग अंतराल की बात किया, ठीक है। तो चलिए तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए तो हम बात करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना आपका थोड़ा सा जो है घुमाने वाला क्वेश्चन है। यदि कहता है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य है ना, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, ठीक है। देखिए बहुत क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बट केवल समझने की आवश्यकता। बोला जा रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्या, आइए सबसे पहले जानते हैं विषम संख्या और इसके बाद फिर हम सम की भी बात कर लेते हैं। यदि विषम की बात करें, विषम संख्या की बात करें, ठीक है ना, विषम संख्या की बात करें यानी कि ओड नंबर की बात करें, ठीक है ना, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या जो 2 से विभाजित ना होता उसे विषम संख्या, जिसमें आता है 1 3 5 7 9, बट यहाँ पे 1 3 5 7 9 चलने वाला नहीं है। देखिएगा यहाँ से इसका दूसरा बात याद रखना कि 2 विषम संख्याओं के बीच कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है ना। इसी तरीके से यहाँ प्रत्येक लगातार विषम संख्याओं की बात करें तो 2 का डिफरेंस है। यदि यहाँ पर इसका विषम संख्या को माना जाए तो फर्स्ट विषम संख्या को हम लेंगे x, सेकेंड विषम संख्या आपका आएगा x प्लस 2, थर्ड विषम संख्या अगर जो बात किया जाए तो आपका आएगा x प्लस में 4, यानी कि 2 का डिफरेंस भी आगे बढ़ते जाएंगे। बट ये विषम संख्या, यदि हम सम संख्या की बात करते हैं, सम संख्या की बात करते हैं तो इसका भी सेम प्ररूप होता है, विषम संख्या के जैसा इसका प्ररूप हो। भले ही विषम संख्या अलग है और सम संख्या अलग, बट अगर जो इसका प्ररूप की बात किया जाए तो दोनों सेम है। कैसे देखिएगा, 2 पहला विषम संख्या, फिर से 4, फिर से आपका 6, फिर से कितना 8, फिर से कितना 10। तो यदि हम पहली सम संख्या को मानते हैं 1, तो दूसरी सम संख्या 2 का डिफरेंस इसमें भी होता है ना, 2 का डिफरेंस है तो 2 आएगा, फिर से x प्लस में क्या आएगा 4 आएगा। बट हम जिसको सम मानेंगे तो वो आपका सम के बाद आपका जोड़ने पे सम आएगा, विषम के बाद विषम आएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, समझे। ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपका बन भी सकता है कि 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच कितना का अंतर होता है, तो 2 विषम संख्याओं के बीच कितना का अंतराल होता है 2 का, 2 लगातार सम संख्याओं के बीच कितना का अंतराल, तो 2 का अंतराल। खैर चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं विषम संख्या, लिख सकते हैं। खैर इतना ज्यादा माना कि 4 विषम संख्याएं, पहला विषम संख्या x, दूसरा आपका बनेगा x प्लस 2, तीसरा आपका बनेगा x प्लस में 4,
और चौथा की बात करें तो x प्लस में 6। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। स्टार्टिंग में जिसको लिखें ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो यदि इसका क्या करा, माध्य दे रखा, तो माध्य के लिए हम लोग को पता है माध्य बराबर डायरेक्ट हम ले लेते हैं क्या, कि प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो आप जोड़ करके क्यों ना लिख सकते हैं, x x x x यानी 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 और 4 6 और 6 कितना आ जाएगा, 12 आएगा। और अपन में कितना टोटल 1 2 3 4 था, 4 से डिवाइड कर देंगे। माध्य कितना था, 6 था, बराबर में कितना, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 4x प्लस में 12 अपन में कितना 4। क्रॉस गुणा कीजिएगा तो 4x इक्वल टू में आएगा कितना, यानी 4x प्लस 12 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ आएगा 24। यानी 4x की बात किया जाए तो बराबर आएगा 24 माइनस 12, x बराबर 12 बटे कितना आएगा 4, 4 दिए 12, x बराबर कितना आ गया 3। तो ये 3 बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, x का वैल्यू तो फाइंड करते हैं बट ऑप्शन में भी x का वैल्यू रहता है, यानी कि जो संख्या आ जाता है अंक आ जाते हैं और जाकर के डायरेक्ट जो है ना क्या करते हैं उसको टिक आउट कर देते हैं। बट हमारा क्वेश्चन क्या था समझिएगा, सबसे बड़ी विषम संख्या की बात की, ये तो सबसे छोटी विषम संख्या है ना, x का वैल्यू जो है सबसे छोटी विषम संख्या। बड़ी विषम संख्या की बात करें ना, बड़ी विषम संख्या की बात करें, बड़ी विषम संख्या की बात करें तो मेरा x प्लस 6 था, तो x का वैल्यू 3 प्लस 6 यानी कि 9, ये क्या होगा आंसर, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन सब आपका जो है 10 के बाद आपका 11 आता है, हम इसको मौखिक करते हैं। देखिए आपको जैसा कि बताएं कि हम जो प्रश्न है इसे कई एक तरह का पूछता माध्य माध्यक बहुलक से यहाँ पर पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन को सुनिएगा, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है कि बातचीत करा। चलिए मेरा पहला ऑप्शन में है जो है ना माध्य है, माध्य। दूसरा ऑप्शन में आपको पता होगा क्या होगा, माध्यक। तीसरा ऑप्शन में क्या होगा, बहुलक। और चौथा ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पर दिया हो परिसर, ठीक है ना, परिसर। देखिए एक क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता नहीं होता है, इसमें हमें 3 बात याद रखना, माध्य माध्यक बहुलक, ये 3 केंद्रीय प्रवृत्ति का। बट जो केंद्रीय प्रवृत्ति का ना होगा कौन, तो इन तीनों को छोड़ करके जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे परिसर जो है, तो आंसर यहाँ पे आपका जो है ना टिक आउट करेंगे। आंसर की बात करें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है, यहाँ पे आपका आ जाएगा परिसर, ठीक है ना, परिसर, ठीक है। ठीक है मेरे छात्रों, तो इस बात को याद रखिएगा, जब अगर जो ऐसा प्रश्न आए तो 3 तो करेक्ट है, आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बट जो अदर आएगा तीनों को छोड़ करके वही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं हो। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। सेम प्रश्न आया, देखिएगा सेम प्रश्न आया, बट हम इसके ऑप्शंस को चेंज करके हम आपको बताते हैं। सेम चीजें हैं, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं, बट इसको हटा दिया गया और इसके जगह पे आ गया मानक विचलन। तो मानक विचलन जब आया तो आप क्या कहिएगा, ये तो आपका सेम प्रश्न, हम बोल रहे हैं प्रश्न वही है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है की बात करते तो माध्य है, माध्यक है, बहुलक है, मानक विचलन नहीं है। तो यदि हम इस क्वेश्चन को अगर जो देखें ना तो इसको क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसके आंसर की बात करें, इसके आंसर चेंज हो जाएगा, इसका आंसर जो है ना क्या आ जाएगा, मानक विचलन आएगा, विचलन, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप रटे होते तो आपको बार बार ख्याल आता है कि परिसर नहीं है, परिसर नहीं है तो क्या है ना गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। मानक विचलन भी आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ने, हमें जो याद रखना सो केवल याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम आप लोग बताएं बहुलक से रिलेटेड प्रश्न करा रखे हैं। आइए कुछ प्रश्न ऐसे पूछ देते हैं, देखिए कुछ प्रश्न क्या है तो सम संख्या से पूछ दिया जाता है, सम संख्या से पूछ दिया जाता है, ठीक है ना, विषम संख्या से पूछ दिया जाता है, विषम संख्या से पूछ दिया जाता है, साथ ही साथ प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए, प्राकृतिक
संख्या की बातचीत किया जाए, इससे भी प्रश्न पूछ देता है, ठीक है ना। तो इसे भी हम कैसे हल कर सकते हैं, समझे। देखिए यदि हम बातचीत करें क्या, तो सम संख्या से रिलेटेड बात करें, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो इससे बहुत आसान वे में भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग करके हल करते हैं, जो प्रश्न कह रखा है उसको, फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे आसानी से करेंगे इसको भी बताएंगे। कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मान, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, ठीक है ना। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। देखिए माध्य की बात किया जा रहा है, 5 प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 है ना, 2-2 का अंतराल पे आप बढ़ते जाए, जितने भी सम संख्या कहेगा, बट प्रथम की बात आता है ना तो 2 से ही शुरू होगा। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 आगे बढ़ते जाए। प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, चूंकि काउंटिंग का नंबर को ही जो होता है ना प्राकृतिक संख्या, इसमें और एक शब्द को जोड़ देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की बात करें है ना, तो पूर्ण संख्या में केवल 0 जुड़ जाएगा फर्स्ट में, वो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, है ना। तो 5 प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 5 प्राकृतिक संख्या हम लेते हैं, प्राकृतिक संख्या लेते हैं। प्राकृतिक संख्या आपका यहां से बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। माध्य की बात करें तो माध्य क्या आएगा, देखिएगा 1 + 2 + 3 + में 4 + में 5 और अपोन में कितना आएगा 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 अपोन कितना आएगा 5, यानी 5 3 जब 15, यानी कि आपका यहाँ से आंसर जो है ना 3 आ जाएगा। जैसा कि ऑप्शन के अनुसार यदि हम चलें तो इसका ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर सकते हैं। बट इसका शॉर्ट मेथड क्या है, कैसे हम इसे आसानी से कर सकते हैं, तो देखिए विषम से प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या की बात करें या धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं, इसका योग के लिए एक फॉर्मूला आता है n × n+1 और y में 2 आता है, ठीक है ना। तो हमें कितनी संख्या की बात कर रहा था 5, तो n का वैल्यू कितना 5, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक संख्या का माध्य के लिए आपका एक फार्मूला आएगा, प्राकृतिक संख्या का माध्य के लिए एक फार्मूला आएगा, तो आप याद रखिएगा। देखिए जितने प्राकृतिक संख्या की बात करेगा, प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो डायरेक्ट आप क्या कहिएगा n+1/2, समझे, n+1/2। देखिए इस बात को समझिएगा, प्राकृतिक संख्या की जब माध्य की बात करेगा, 5 प्राकृतिक संख्या, 10 प्राकृतिक संख्या, 20 प्राकृतिक, जितने प्राकृतिक संख्या कहेगा, यदि कहता है 10 प्राकृतिक संख्या, 10 प्राकृतिक संख्या की बात करें, है ना, तो 10 प्राकृतिक संख्या की बात करें तो इसका माध्य जो होगा ना, हमने आपको फार्मूला बताया, ये समझिए प्राकृतिक संख्या की माध्य कहें या धनात्मक पूर्णांक की माध्य कहें या क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की माध्य कहें, तो यहाँ पे फार्मूला आता है n+1/2, यानी n का वैल्यू कितना 10, 10 प्लस में 1 में कितना 2, यानी 11 कितना 2, इसको दशमलव में चेंज करेंगे 5.5, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, यहाँ पे आपका जो ना विषम संख्या की बात, सॉरी प्राकृतिक संख्या के माध्य की बात करें तो एक सिंपल सा फार्मूला n+1/2, जैसा कि इसमें भी आप देख सकते थे 5 था, 5 प्राकृतिक संख्या, तो n का वैल्यू 5 था, तो 5 + 1/2 आ जाता है, यानी कि 6/2, यहाँ पे आपका 3 आ गया, जैसा कि हमने डिटेल से भी हल किया। तो अब हम इसको डिटेल से ना हल करके सम संख्या के लिए भी माध्य के लिए फार्मूला लिख लेते हैं। इसका माध्य के लिए डायरेक्ट फार्मूला था n+1, और विषम संख्या की बात करें, किसका, विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए फार्मूला डायरेक्ट होता है n, ठीक है। कैसे प्रश्न थोड़ा सा सुनिएगा, यदि मेरा 14 का क्वेश्चन को देखते हैं, 5 विषम संख्या का माध्य, विषम संख्या का माध्य होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए ये हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, 5 विषम संख्या का माध्य, तो आंसर डायरेक्ट इसका जो है ना क्या फॉर्मूला बताएं, जितने विषम संख्या वही उसका माध्य हो जाएगा, 5 तो 5 ही आंसर हो गया, ठीक है ना, समझे, ये बात को याद रखिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। यदि यहीं पे अगर जो हम प्रश्न को चेंज करें और ये कहें यहाँ पे 15 में यदि कहें कि 5, या फिर चलिए ना 5 से थोड़ा सा बढ़ करके ले लेते हैं, यानी बात करें 10
सम संख्या, 10 सम संख्या का माध्य, ठीक है ना। 10 सम संख्या का माध्य की बात करें होगा, 10 सम संख्या के माध्य की बात करें तो 10 से 1 बढ़ जाएंगे, यानी कि आंसर जो आपका आएगा ना, देखिए फॉर्मूला n+1 यानी 10 + 1 यानी कि 11, यही क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच रखा है, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जस्ट हमने आपको पहले भी बता रखा था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ना 15 के बाद आपका आता है 60। जैसा कि हम आपको जब हम इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो हमने चर्चा किया था, एक प्रश्न होता है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर कहलाता है। तो आपको क्या पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुलक। क्या हो जाएगा बहुलक, यानी माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर जो है ना बहुलक कहलाता है। ठीक है, चलिए परिसर से भी रिलेटेड हमने प्रश्न कराया है। आइए देखते हैं, एक प्रश्न यहाँ पे लिखा हो बहुलक, बहुलक है, बहुलक है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ से कम से कम बारंबारता मान। बी में कह रखा आपका मध्यतम मान। सी ऑप्शन में है अधिकतम बारंबारता मान। डी में क्या रखा है इनमें से कोई नहीं। बस इस प्रश्न को समझना, बहुलक क्या होता है, तो बहुलक बताए थे कि बहुलक उसे कहेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता। तो यहाँ पे ये कम वाला तो होने से गया, मध्यतम भी नहीं होगा, तो होगा कौन अधिकतम, यानी बहुलक वही होता है जिसकी बारंबारता का मान क्या होता अधिक होता। तो याद रखिएगा, इस तरीके से 16 का आपका आंसर जो है ना सी हो जाएगा। चलिए 17 क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर जो बात किया जाए तो एक प्रश्न आपका यहाँ पे 16 का मिलान चिन्ह, 16 का मिलान चिन्ह है, 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो 16 का जो मिलान चिन्ह की बात किया जाए ना, तो आप याद रखिएगा हम 1 से 10 तक के मिलान चिन्ह को आपको समझाते हैं। एक का जो मिलान चिन्ह होता है जस्ट एक आपका स्टैंडिंग लाइन होगा, यदि 2 की बात करें तो डबल स्टैंडिंग लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है ना 3 की बात करें तो यहाँ आपका ट्रिपल लाइनिंग हो जाएगा, 4th की बात करें तो यहाँ पे आपका 4th लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। यदि 5th की बात करें तो आपका 1 2 3 4 और 5th, बस यहीं तक आपको याद रखना है। इसी से समथिंग इसी का इस्तेमाल करके सभी को लिख सकते हैं। ये देखते हैं 6 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5th और 1 6th, है ना। यहाँ पे 7th की बात करें तो आपका यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5th 6th और 7। 8 की बात करें तो 1 2 3 4 5th 6th 7th 8 हो जाएगा, है ना। 9 की बात करें 1 2 3 4 5th, यहाँ पे आपका 6th होगा, 7th होगा, 8 होगा और आपका 9 हो जाएगा। यदि 10 की बात करें ना तो 5th और 5th 2 बार ले लेंगे, 1 2 3 4 5th 1 2 3 4 और ये 5th, ठीक है। तो हमारा है क्या, यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 16 की बात करा तो 1 2 3 4 5th, है ना, 1 2 3 4 5th, यहाँ से 1 2 3 4 5th, तो ये 5 5 10 और 5 15 और 1 आपका 16। बहुत सारे बच्चे इसको रोमन में लिख देते हैं, बट मिलान चिन्ह और रोमन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। देखिए मिलान चिन्ह यदि बात करें तो ये आपका 16 का हो जाएगा, रोमन अंक अगर जो बात करता है तो 15 और ये आपका 15 और 1 16, तो ये नहीं होगा, याद रखिएगा रोमन अलग है और मिलान चिन्ह अलग है। तो हमने 1 से 10 तक आपका मिलान चिन्ह लिख दिया। यदि जब कभी मिलान चिन्ह से रिलेटेड आपका प्रश्न आया तो आप इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम इसके 18 प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए आपका यहाँ से एक प्रश्न है, यहाँ पे लिख रखे हैं 1,2 है ना, ,3, ,4 ... n का
समांतर माध्य है। तो ऐसे प्रश्न के लिए हमने आपको बताया, देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक n, तो ये आपका जो है ना प्राकृतिक संख्या या धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका माध्य के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट बताएं क्या, n+1/2, और यही आपका क्या हो सकता है आंसर, जैसा कि इसका ऑप्शन नंबर जो है ना बी में ही है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो आपका यहां से जो है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न है, चरमान देख रखा 1 2 3, साथ ही साथ बारंबारता, इसकी बारंबारता दे रखा है। ठीक है ना, बारंबारता क्या है, तो 3 2 1, और इसका पूछा जा रहा माध्य, इसका क्या पूछा जा रहा माध्य, तो माध्य क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसकी माध्य निकालने के लिए ऐसे तो फॉर्मूला होगा सिग्मा fx बाई सिग्मा f, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू में ले लेते हैं कितना, माध्य को चरमान से गुणा करेंगे, प्लस में 2 गुने 2 प्लस में 3 गुणे 1, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे चरमान से बारंबारता यानी सिग्मा fx जिसको कहते हैं, और टोटल संख्या कितना 3, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 3 3 6 4 10, 10 अपन कितना आएगा 3। ठीक है ना, क्या यही ना होगा, यानी 3 एकम क्या होगा 3 होगा, और 2 दूनी क्या होगा 4 होगा, और 3 एकम 3 क्या होगा 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 10 कितना 3, यानी कि आंसर जो है ना 10/3 होगा। नहीं, गलत हो जा रहा है, 10/3 नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका इसका माध्य होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f, यानी कि f का कुल योग, तो हमने गलत कर दिया, डायरेक्ट हम काउंटिंग के आधार पे चल रही थी, 1 है 2 है 3 है, 3 लिख दिया, सो मिस्टेक यहाँ से आपका इसको ऐड करना होगा, बारंबारता की बात किया जा रहा है ना, तो 3 प्लस में 2 प्लस में 1, यानी ऊपर वाला जोड़ेगा तो 10 आएगा, और नीचे क्या आएगा 6 आएगा, तो ये कटेगा 5 कितना 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और एक मेरा आखिरी प्रश्न है, यहाँ से कह रखा है, बोला जा रहा है कि आलेखीय प्रविधि माध्यिका जानने के लिए कौन सा सही होगा, आलेखीय प्रविधि माध्यिका जानने के लिए कौन सा सही होगा, तो इसमें 4 ऑप्शन है, त्वरण है, हिस्टोग्राम है, बारंबारता वक्र है, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर जो है ना हिस्टोग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हिस्टोग्राम, समझे, हिस्टोग्राम। हम ये क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ग्राम कि हिस्टोग्राम क्या, तो कहता है कि आलेखीय प्रविधि जो होता है उसमें माध्यिका जानने के लिए कौन सा सही होगा, तो हिस्टोग्राम के माध्यम से जो है ना हम माध्यिका को जान सकते हैं, किसको से, माध्यिका, हिस्टोग्राम के माध्यम से माध्यिका को जान सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ साथ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों से, और हम इस प्रकार के और भी वीडियो लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक सभी को।